हेलो विद्यार्थियों, मैं उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से सुमित मंगल। हम लोग रोजाना एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारत श्रीलंका समझौता। वर्तमान में अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ है जिसे हम 7 समझौतों के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत श्रीलंका समझौते से इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमें भारत और श्रीलंका के रिलेशन पे देखना है। यानी कि भारत के साथ श्रीलंका के कैसे रिलेशन रहे हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कैसे संबंध रहे हैं, और इन संबंधों के आधार पर भारत और श्रीलंका जो है वो कैसे आगे बढ़े, क्या क्या विवाद उनके बीच पैदा हुए और उन विवादों को किस तरीके से समाधान किया गया, और वर्तमान में भारत जो है वो किस तरह अपनी एक पॉलिसी, जिसे वो महासागर पॉलिसी के नाम से परिचित कराता है। यानी कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, जो छोटे राज्य हैं या छोटे देश हैं, उन देशों के साथ जो है वो अपने अच्छे संबंध सुधारना चाहता है। इसी आधार पर भारत और श्रीलंका के बीच जो नई टीटी साइन की गई है, उस टीटी के क्या-क्या मायने हैं, वर्तमान में भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे और मधुर बनाए जा सकते हैं, इन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों का स्वागत है उड़ान अकेडमी में। ये हमारी टीम है जो आप लोगों को निरंतर जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करेगी। ठीक है, हम वादे नहीं करते हैं, हम सिर्फ परिणाम देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी टीम जो है वो समय समय पे आप लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी। साथ ही नए नोटिफिकेशन एग्जाम के जो भी आते हैं उससे भी आपको वो परिचित कराएगी। ठीक है, तो ये हमारी टीम है और ये टीम जल्द से जल्द जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को मार्गदर्शन करते हुए सभी टीचर अधिक से अधिक जो है आप लोगों को तैयार करेंगे, जिससे कि आप आने वाले समय में अधिक से अधिक सफल हो सके। भारत और श्रीलंका के संबंध पे अगर हम बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध है वो संबंध कैसे हैं। पहली चीज, भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध बने हैं, यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध बने हुए हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे, कैसे भारत और श्रीलंका, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के नाते प्राचीन काल में हम लोगों ने किस तरीके से श्रीलंका के साथ जो है समझौते रखे, कैसा हम लोगों ने उनके साथ अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समझौते रखे। दूसरा, भारत और श्रीलंका जो है उसके महत्व चर्चा करेंगे, भारत के लिए श्रीलंका का क्या महत्व है, भारत और श्रीलंका के बीच कैसे संबंध रहे हैं, भारत और श्रीलंका एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, और भारत श्रीलंका के संबंध में क्या-क्या चुनौतियां पेश हुई हैं या आ सकती हैं, और अभी वर्तमान में जो 7 समझौते हुए हैं उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहली चीज, अगर हम लोग बात करें कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध कैसे रहे हैं, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध रहे हैं, अगर हम बात करें तो पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अनुर कुमारा दिसानायके, और श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनपुरा कोटे, और इसकी एक कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी भी है और वो है कोलंबो। तो कई लोगों को अभी तक जो है राजधानी के बारे में जनरली नहीं पता होता है क्योंकि चेंज हो चुकी है ना। तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे जो है इसकी कैपिटल है। दूसरी बात, अगर हम करते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों की, तो भारत की स्थिति अगर हम ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो भारत जो है वो अ, श्रीलंका के ऊपर, यानी कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। श्रीलंका जो है वो एक तरफ मन्नार की खाड़ी और एक तरफ पाक स्ट्रीट से घिरा हुआ है, यानी पाक जल संधि के द्वारा दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और इस तरह देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो एक बहुत ही मजबूत और पड़ोसी रिश्ता है। इसलिए भारत के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है श्रीलंका। अगर हम इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बात करें या राजनीतिक संबंधों की बात करें, तो भारत के अत्यंत पड़ोसी देश होने के नाते श्रीलंका से हमारे संबंध लगभग 2500 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। हमारे प्राचीन इतिहासों में भी श्रीलंका का जो है वर्णन मिलता है। इसे सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, इसे सिलोन के नाम से भी जाना गया, और इस तरह हमारे प्राचीन इतिहास में श्रीलंका की चर्चा मिलती है। लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो अशोक के समय, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने बहुत कुछ काम किया,
और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और इस तरह अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजकर उसने तीसरी सदी में भारत और श्रीलंका को एक धार्मिक रूप से आपस में जोड़ दिया। और इस तरह श्रीलंका जो है वो भारत से कनेक्ट हो गया धार्मिक रूप से। और इस तरह बौद्ध धर्म का प्रचार जो है उसे करने के लिए भारत में जो है श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने बेटों यानी महेंद्र जो है और संघमित्रा को भेजा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 10वीं सदी तक आते आते दक्षिण भारत में एक एम्पायर खड़ा हुआ। उस एम्पायर का नाम था चोला वंश। और चोला वंश ने लगातार भारत का जो वंश था उसने लगातार श्रीलंका पर अटैक किया। और इस तरह श्रीलंका जो है वो धीरे धीरे पराजित हो गया। उस समय श्रीलंका की जो कैपिटल हुआ करती थी वो कैपिटल हुआ करती थी अनुराधापुर। और इस तरह अनुराधापुर जो है उस पर अधिकार कर लिया चोल वंश के शासकों ने। और इस तरह वहां का पहला शासक हुआ राज प्रथम, जिसने श्रीलंका पर अपनी पहली जीत हासिल करी। इस तरह चोला एम्पायर के द्वारा श्रीलंका को पराजित कर देने और उसकी राजधानी अनुराधापुर को कब्जे में कर लेने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार भी वहां पर हुआ, भागवत धर्म का भी प्रचार हुआ, शैव धर्म का भी प्रचार हुआ। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो तमिल जनसंख्या थी वो आकर श्रीलंका में बस गई। और एक पॉपुलेशन के रूप में भारतीय लोग व्यापार करने, भारतीय लोग धार्मिक रूप से योगदान देने के लिए और आर्थिक रूप से भी वहां जाने लगे। दूसरी तरफ इसने कला, वास्तुकला, भाषा सबको प्रभावित कर दिया इस रिलेशन ने। दूसरी बात अगर बात की जाए तो समय बदलने लगा और धीरे धीरे आकर श्रीलंका भी जो है विदेशियों के आक्रमण से नहीं रुक पाया। और इस तरह भारत और श्रीलंका का भी एक लंबा गुलामी का इतिहास रहा। 16वीं सदी में आते आते पुर्तगालियों ने जिस तरह भारत पर कब्जा किया उसी क्रम में उन्होंने श्रीलंका पर भी अपना कब्जा हासिल कर दिया। क्योंकि पुर्तगाली जब आए तो पुर्तगालियों ने ये पूरे हिंद महासागर में एक पॉलिसी लागू कर दी थी। इस पॉलिसी को कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कि इस तहत हिंद महासागर में किया जाने वाला कोई भी व्यापार पुर्तगालियों के नियंत्रण में होता था। पुर्तगाली इस पर अपना कंट्रोल रखते थे और ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रयोग किया जाता था। ठीक इसी तरीके से देखा जाए तो पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर भी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कब्जा कर लिया। 17वीं सेंचुरी तक आते आते पुर्तगाली कमजोर पड़ गए और यहां पर डचों ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1796 में डचों ने श्रीलंका अंग्रेजों को बेच दिया और बेचकर वो भारत से चले गए। और अब श्रीलंका किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1802 तक आते आते जो श्रीलंका था यानी कि 1802 तक आते आते श्रीलंका अंग्रेजों का एक प्रमुख उपनिवेश बन गया। और इस तरह भारत की तरह ही श्रीलंका को भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में रख लिया। आगे अगर हम बात करें इसमें तो फरवरी यानी 4 फरवरी 1948 को भारत की आजादी के बाद श्रीलंका को भी आजाद किया गया और श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में आजादी मिली। और उस समय श्रीलंका को सिलोन के रूप में जाना जाता था, एक आइलैंड था, सिलोन के रूप में उसको जाना गया। मई 1972 को श्रीलंका एक गणतंत्र बन गया और इसका नाम परिवर्तित करके इसे श्रीलंका गणराज्य यानी कि रिपब्लिकन घोषित कर दिया गया। भारत जहां 1947 में आजाद हुआ वहीं ब्रिटिश शासन के तहत 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली। भारत ने श्रीलंका पर अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने पर समय समय पर मदद की क्योंकि हमारा पड़ोसी देश था और पड़ोसी देश में होने वाली घटनाएं हमारे देश को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए पड़ोसियों देश में होने वाली हलचल भारत में भी हलचल पैदा कर सकती थी। इसलिए भारत ने वहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने में देरी नहीं की और श्रीलंका में भी लोकतंत्र की स्थापना करने में जो संभव प्रयास हो सकते थे भारत ने वो संभव प्रयास किए। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ये एक संस्था बनी जिसे हम लिट्टे के नाम से जानते हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का गठन 1976 में किया गया और 1976 में जब इसकी स्थापना हुई और धीरे धीरे एक जातीय गृह युद्ध चालू हो गया जो तमिल और वहां रहने वाली सिंगल जाति के विरुद्ध हुआ और इस तरह लिट्टे एक गठन के रूप में स्थापित हो गया जिसने 1983 से लेकर 2009 तक
श्रीलंका में एक प्रकार का गृह युद्ध यानी सशस्त्र बल विद्रोह चालू हो गया और इस विद्रोह में भारत को भी कई नुकसान उठाने पड़े। तमिल संघर्ष के दौरान ही भारत और श्रीलंका ने एक 13वें संविधान को जन्म दिया। इस 13वें संविधान के लागू होने पर भारतीय शांति सेना, जो आईपीकेएफ के नाम से जानी जाएगी, वो श्रीलंका भेजी जाएगी और 1987 में भारत श्रीलंका ने दोनों इस समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये शांति समझौते के तहत किया गया और भारत में लिट्टे की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकना आवश्यक था। इसलिए भारत भी श्रीलंका में शांति बनाए रखना चाहता था। इसलिए उसने लिट्टे के विरुद्ध अपना 13वां संविधान संशोधन, जो भारत और श्रीलंका के बीच तय किया गया, उसके तहत एक भारतीय शांति सेना का गठन कर दिया। लेकिन भारत के इन्वॉल्वमेंट को लिट्टे पसंद नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से 1991 में जो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी की हत्या करने से श्रीलंका और भारत के बीच जो संबंध मजबूत हो रहे थे, वो संबंध अब बिगड़ने लगे और इस तरह श्रीलंका में जातीय संघर्ष चालू हो गया, जो लिट्टे और सिंघल यानी तमिल और सिंघल के बीच में हुआ और इस तरह भारत ने भी अपना दृष्टिकोण धीरे धीरे श्रीलंका के विरुद्ध बदलना चालू कर दिया। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत और श्रीलंका के संबंध बिगड़ रहे थे, लेकिन भारत श्रीलंका के लिए महत्व रखता है क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते हमारी बहुत रिलेशन जो है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर महत्व की बात की जाए तो मौर्य सम्राट यानी सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो अशोक के समय ही दोनों देशों के बीच गहरे संबंध बने थे। दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पर हमने जय श्री महाबोधि मंदिर में जो स्थित पवित्र बोधि वृक्ष है, इस वृक्ष का जो पौधा है वो पौधा 3री सदी में अशोक की ही पुत्री संघमित्रा के द्वारा लगाया गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि महिंद्रा और संघमित्रा दोनों श्रीलंका गए और वहां पर बोधि वृक्ष की स्थापना की गई, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। दूसरा, हम राजनीतिक और भू राजनीतिक रूप से इसका महत्व समझते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित भारत का एक बहुत ही पड़ोसी देश है और यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच कई बार मछुआरे या फिर कई बार उनकी सीमा के अंदर इंटर हो जाते हैं, जिससे कि कई भारतीय जो हैं श्रीलंका की जेलों में कैद हैं और कई श्रीलंकन भारतीय जेलों में कैद हैं। लेकिन इस तरह से पड़ोसी देशों में इस मनमुटाव को दूर करना बहुत जरूरी था, इसलिए भारत ने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा गया महासागर विजन। महासागर विजन क्या है? महासागर विजन का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, यानी भारत इस रीजन के तहत अपने जितने भी नए पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ ऐसे संबंध डेवलप करेगा जिसके तहत हमारे संबंध उनसे मजबूत हो सके, समुद्री क्षेत्रों में निगरानी को बेहतर बनाया जा सके और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इस सभी के तहत महासागर योजना के तहत यानी विजन के तहत भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छा और मजबूत संबंध बनाना है। दूसरी तरफ आर्थिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक महत्व रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए तो इस समय भारत और श्रीलंका के बीच अगर मुक्त व्यापार समझौता 1998 जब किया गया तो उसके तहत दोनों में मुक्त व्यापार समझौता हो गया 98 में और तब से लेके अब तक यानी 2023 से लेके 2024 तक भारत और श्रीलंका के बीच 5.5 अरब अमेरिकन डॉलर का जो है व्यापार होता है, जिसमें 4.1 अरब डॉलर जो है भारत सिर्फ निर्यात करता है। यानी अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो श्रीलंका भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापार और वाणिज्य के तहत ही अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका जो है वो शीर्ष व्यापार समझौते में से एक माना गया, क्योंकि 5.5 अरब का व्यापार हम दोनों देशों के बीच होता है। दूसरा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क जो है उसमें भी भारत श्रीलंका के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, यानी पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा आर्थिक साझेदारों में से एक है श्रीलंका। पर्यटन और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो भारत श्रीलंका में पर्यटकों का प्रमुख स्रोत रहा है। कई श्रीलंकन भारत आते हैं और कई भारतीय अब श्रीलंका में भी जाते हैं घूमने। टूरिस्ट प्लेस के रूप में स्थापित हो रहा है श्रीलंका और भारत की अधिकांश अब पॉपुलेशन ये चाहती है कि वो श्रीलंका घूमने जाए। इससे पर्यटन की दृष्टि से भी श्रीलंका एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है।
भारत और श्रीलंका ने लगभग 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का जो ऋण है और 780 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो अनुदान है वो भी उन्हें प्रदान किया है। दूसरा, श्रीलंका के वर्ष 2022 के संकट के दौरान भी भारत उसके साथ खड़ा रहा और श्रीलंका को मजबूती के साथ कोरोना के सामने भी उसने उसे कमजोर नहीं होने दिया। 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता उसने की 2022 में भी। और जब कोविड आया तो कोविड जो उसके पहले आया था उस महामारी के दौरान भी हमने उसकी मदद चिकित्सा क्षेत्र में की। टीका जो है वो श्रीलंका भेजे गए, चिकित्सा आपूर्ति वहां पे की गई और श्रीलंका को हमने उसी के देश में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जो एक देश को चाहिए थी उस समय, चाहे वो कोविड हो चाहे वो 2022 का संकट हो। हम श्रीलंका के साथ हर समय मजबूती के साथ खड़े रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम समय समय पर श्रीलंका के साथ युद्ध अभ्यास भी करते रहते हैं, जिसमें सिलिनेक्स एक नौसेना अभ्यास है जो हम इसके साथ करते हैं और एक मित्र शक्ति यानी थल सेना है जो अभ्यास इन दोनों देशों के बीच किया जाता है। यानी निरंतर हम इन दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास करके अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। श्रीलंका के साथ हम अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। अगली बात अगर की जाए तो भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी हमेशा साथ रहा है। अगर देखा जाए तो इस समय एमवी एक्सप्रेस पर्ल घटना जो 2021 में हुई, जो एक जहाज था और इस जहाज में आग लग जाने के बाद जो केमिकल था वो समुद्र में गिर गया, जिसकी वजह से बहुत सारे समुद्री जीवों के जीवन पर खतरा पैदा हो गया। लेकिन भारत ने भी श्रीलंका की मदद की और पर्यावरण के इस नुकसान को जो है सॉल्व करने में भारत भी श्रीलंका के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी हम लोगों ने बनाए रखे और पवित्र वहां के स्थान श्री महामोदी वृक्ष सहित बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी वहां पर मंदिर और संस्थान हैं वहां पर भी हम लोगों ने श्रीलंका को और अधिक से अधिक मदद प्रदान की। अगर हम भारत में बात करें तो श्रीलंका में लगभग 10,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिसमें 1.6 मिलियन भारतीय मूल के तमिल हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो तमिलों की संख्या इस समय भारत में देखें तो 1.6 मिलियन जो हैं वो वहां निवास करते हैं और श्रीलंका ने भी इन्हें मान्यता दे रखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो भारत ने अभूतपूर्व 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता भी अब श्रीलंका को कर दी है और आईएमएफ के बेलआउट कार्यक्रम के तहत भी अपना समर्थन जो है वो श्रीलंका को दिया है, जिससे श्रीलंका आईएमएफ से ऋणदाता के रूप में जो है ले सकता है। बेलआउट एक ऐसा है जो कि दिवालिया होने वाले देशों को सहायता करने, मिनिमम ब्याज दर पर ऋण उधार करने और अनुदान जैसी सहायता प्रदान करता है। भारत नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश दिवालिया हो जाए, इसलिए श्रीलंका को वो समय समय पर जो है आर्थिक रूप से मदद करता आया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत और श्रीलंका के बीच सबसे व्यापारिक बड़े साझेदारों में से एक रहा ही है। एफडीआई के स्रोत और शीर्ष पर्यटन योगदान में भी श्रीलंका से हमारा और श्रीलंका का हमें सहयोग मिलता रहा है। भारत ने अपने प्रमुख बुनियादी ढांचे और डिजिटल परियोजनाओं जैसे आवास, काके, संतुराई, बंदरगाह, डिजिटल आईडी के लिए भी अनुदान और रियायती ऋण उपलब्ध श्रीलंका को कराए हैं, जिससे टेक्निकल मामले में और अन्य मामलों में भी वो आत्मनिर्भर बन सके। हिंद महासागर व्यापारिक मार्ग यानी पाक जलडमरू जो पाक स्टेट है के निकट स्थित श्रीलंका भारत के समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बनकर उभरा है और भारत ने श्रीलंका को अपना सबसे मेन नेबरहुड यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है, क्योंकि श्रीलंका जो है उसका बहुत ही पड़ोसी देश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर की जाए तो अपनी कुछ पॉलिसियां जो हैं भारत को चालू करनी पड़ी। पॉलिसियां इसलिए चालू करनी पड़ी क्योंकि श्रीलंका पर लगातार चाइना भी नजर रख रहा है। चाइना ने यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के माध्यम से चीन को घेरने की नीति अपनाई और रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से जब श्रीलंका कमजोर था तो उसने भारत के विरुद्ध श्रीलंका का प्रयोग किया और भारत को जो है श्रीलंका का मतलब भारत के विरुद्ध श्रीलंका को तैयार करना चालू किया, भारत को घेरने की नीति अपनाई इसके तहत। और इसी के तहत श्रीलंका का एक बंदरगाह है
जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। और हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया श्रीलंका ने। यह भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो ऐसी जगह पे है, अगर हम इसको देखें तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पर है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह को देने की वजह से जो है भारत जो है और श्रीलंका की कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह यहां पर है, ठीक। और हम्बनटोटा बंदरगाह के होने की वजह से भारत जो है श्रीलंका का प्रभाव यहां पर बढ़ते हुए नहीं देख सकता, और चाइना जो है वो घेरने की नीति अपनाए हुए है। और हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए किसको दे दिया गया? चाइना को दे दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो 99 वर्षों तक इसे पट्टे पर दे दिया गया है। तमिल ना जातीय मुद्दा भी रहा है, क्योंकि तमिल सिंगल संघर्ष के कारण जो है यहां पर स्थिति खराब हुई, जिसके तहत से न जातीय समूहों के बीच एक लंबी प्रक्रिया चलती रही, और इस लंबी प्रक्रिया ने नुकसान पहुंचा दिया भारत और श्रीलंका के संबंध को। इस समय सुलह की प्रक्रिया और धीमी होती चली गई, क्योंकि संघर्ष बढ़ने लगा। तमिल क्षेत्र को अधिक सहायता देने वाले 13वां संविधान संशोधन भी हमने लागू किया, जिससे शांति बनाए रखे जा सके। और भारत ने घरेलू राजनीति को भी ये धीरे धीरे श्रीलंका और प्रभावित करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा विवाद भी रहा है, और आए दिन श्रीलंका के नौसैनिकों द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की जाती है, और मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने पर जो है वाटर ट्रॉलिंग यानी डेंगिंग के इस्तेमाल का भी विरोध किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जाल है। बॉटम ट्रॉलिंग यानी डेगिंग एक प्रकार का बहुत मजबूत जाल समुद्र की तलहटी में बिछाया जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जा सके, लेकिन समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले जीवों को इससे नुकसान होता है। कच्चा तीवु द्वीप पर भी इस समय विवाद रहा है, क्योंकि 1974 में ही भारत द्वारा श्रीलंका को यह सौंप दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय। लेकिन कच्चा तीवु द्वीप भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा विवादित रहा। 1974 में आखिर हमने भारत ने जो है इसे दे दिया किसको? श्रीलंका को। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो 7 समझौते ज्ञापनों पर अभी वर्तमान में हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारत और श्रीलंका को एक नया ऐतिहासिक रूप से मजबूत करेगा, साथ ही भारत और श्रीलंका के संबंध को एक मील का पत्थर साबित करेगा। अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की यात्रा की, और दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 5 साल के लिए किया गया है। कितने साल के लिए किया गया है? 5 साल के लिए। और दोनों देशों के बीच यह प्रथम रक्षा समझौता भी किया गया है। अगर हम बात करें तो इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने को जो है श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है, और इस तरह यह बहुत बड़ा सम्मान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा समझौते जो किए गए हैं वो ऐतिहासिक है। 5 वर्षीय रक्षा समझौता किया गया, जिसके तहत दोनों के बीच ऐसे संबंध बनाए जाएंगे, दोनों संयुक्त अभ्यास करेंगे, समुद्री निगरानी करेंगे, और रक्षा उद्योग में सहयोग और संरचना के उद्देश्य से एक दूसरे को व्यापक साझा करेंगे। लेकिन इस समय जो राष्ट्रपति हैं अनुर कुमारा दिसानायके, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि वो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी गतिविधियों को अपने देश में लागू नहीं होने देंगे जो कि भारत के विरुद्ध जाती हो, और भारत के विरुद्ध होने वाली ऐसी किसी भी गतिविधि को भारत के विरुद्ध होने वाली ऐसी किसी भी गतिविधि को श्रीलंका में वो लागू नहीं होने देंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो मल्टी प्रोडक्ट ऊर्जा पाइपलाइन डाली जाएगी, जो भारत और श्रीलंका और यूएई के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है, जो त्रिकोमाली में एक ऊर्जा हब के रूप में इसे स्थापित किया जाएगा। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने त्रिकोमाली ऊर्जा हब बनाएंगे, जिससे भारत जो है आगे बढ़ सके। ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौता किया गया है, जो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, जिसमें बिजली ग्रिड को जोड़ने का प्रस्ताव भी शामिल है। दूसरी डिजिटल परिवर्तन देखा जाए तो डिजिटल को भी बढ़ावा देने के लिए भारत श्रीलंका का साथ करेगा। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसके तहत 5000 धार्मिक स्थानों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसके तहत वहां पे ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके। साथ ही भारत जो है वो $17 मिलियन का ऋण सहायता उपलब्ध कराएगी, 25 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न कराएगी,
यानी 25 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ ही हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को भी शामिल इसमें किया गया है। स्वास्थ्य में देखें तो भारत और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत श्रीलंका में स्वास्थ्य और मास मीडिया मंत्रालय के बीच समझौता किया गया। साथ ही विकास और वित्त के लिए भारत ने श्रीलंका के ऋण को नवीकरण सहायता प्रदान करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक ऋण और अनुदान का समर्थन किया है और अन्य ऋणों पर ब्याज दरें भी उन्होंने कम रखी है। नए नए समझौते इस बात की गारंटी देते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की इन प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने माहो ओमान थाई रेलवे लाइन, जो कि 91.27 मिलियन अमेरिकन डॉलर की है, इसे भारतीय सहायता प्राप्त होगी। सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, जो सांस्कृतिक और धार्मिक कूटनीति के तहत भारत प्रधानमंत्री ने घोषणा की है और गुजरात के अरावली में पाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को अब मई 2025 में वैसाख दिवस समारोह के दौरान इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और इस तरह श्रीलंका हमारे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक मजबूत रिश्ते के रूप में उभरेगा और भारत श्रीलंका का संबंध मजबूत होगा। ऐसे ही मुद्दों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप चाहें तो इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन राइटिंग यूपीएससी, एमपीपीएससी के लिए भी ये सहायक होगा, वनडे एग्जाम के लिए भी ये सहायक होंगे। इसलिए ऑनलाइन के साथ साथ हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जो कि 46 अर्चना टावर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर सी सेक्टर इंदुपुरी में, भोपाल में ये स्थित है हमारी ऑफलाइन क्लासेस। आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए इस नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक, और ऑनलाइन हम आप लोगों के लिए समय समय पर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।